डिग्री लेने के बाद मैं अपनी मनपसंद नौकरी की तलाश में था। फिक्र जो थी मुझे अपनी जीवन यात्रा की, और इसके लिए अक्सर मैं लाइब्रेरी जाया करता और वहाँ के अंग्रेजी पत्रों के वांटेड कॉलमों को पढ़ा करता था। महीनों इसी दौड़ भाग में गुजर गए, पर मुझे अपनी रुचि के अनुसार कोई जगह नजर न आई और मुझे अक्सर अपने बीए करने पर बहुत क्रोध आता था। फिर एक दिन मुझे एक पत्र मिला जिसमें मेरी मनपसंद नौकरी का जिक्र था और मुझे उस नौकरी के लिए बुलाया गया था। किसी रईस को एक ऐसे प्राइवेट सेक्रेटरी की ज़रूरत थी जो विद्वान, रसिक, सहृदय और रूपवान हो, और वेतन 1000 रुपये मासिक। मैं तो उछल पड़ा, अरे मेरे लिए तो 30 रुपये मासिक भी बहुत थे। मन में बहुत से सवाल उठ रहे थे कि आखिर इतने अच्छे पद के लिए मुझ में ऐसी कौन सी योग्यता है। कभी कभी सोचता कि कहीं किसी ने मेरे साथ मजाक तो नहीं किया है, और फिर सोचता कि कहीं सच में मेरी किस्मत अगर जगी हो और मजाक समझ के ये मौका मेरे हाथ से न निकल जाए। यही सब सोचते सोचते मैं वहीं सो गया, और जब मेरी आंख खुली तो मन में बहुत से सवाल थे, और इन्हीं सवालों की उधेड़-बुन में मैंने वहां जाने का निश्चय किया जहां मुझे बुलाया गया था। मैंने अपने साथी मित्रों से भी इस बात का जिक्र तक न किया। मैंने बताई गई जगह ऐशगढ़ जाने के लिए अपना सामान बांधा और स्टेशन पर पहुंच गया। गाड़ी पर बैठा तो शाम हो गई थी, न जाने कब आंख लग गई, और जब आंखें खुली और खिड़की के बाहर झांका तो उषा काल का मनोहर दृश्य दिखाई दिया। सूरज की किरणों में चमकते हुए पर्वत, हरे भरे वृक्ष, हरी घास और उन पर चढ़ती उजली उजली गायें। कहीं रंग बिरंगे पंछी दिखते, कहीं समुद्र किनारे सुंदर बस्ती नजर आई। फिर एक घना जंगल आया जहां हिरणों के झुंड गाड़ी की आवाज से डरकर इधर उधर भाग रहे थे। ये सारे दृश्य एक क्षण में दिखाई देते और फिर गायब हो जाते। देखते ही देखते ऐशगढ़ आ गया। मुझे लेने के लिए 2 लोग मोटर गाड़ी से आए थे। मैं मोटर गाड़ी में बैठकर महल के लिए निकल पड़ा। मोटर चली, दोनों तरफ मौलसरी के सघन वृक्ष थे। सड़क पर लाल बजरी बिछी हुई थी। थोड़ी देर बाद सामने शांत समुद्र के पार पहाड़ी पर एक विशाल भवन नजर आया। सारा दृश्य काव्य श्रृंगार और आनंद से भरा हुआ था। हम दरवाजे पर पहुंचे तो कई नौकरों ने दौड़कर मेरा स्वागत किया। इनमें से एक मुंशी जी थे जिन्होंने मुझे मेरे कमरे तक पहुंचाकर कहा, अभी आराम करो, सरकार शाम को मिलेंगे। मेरा कमरा बहुत आलीशान था। मैं सोच रहा था मेरे सरकार कितने अच्छे हृदय वाले इंसान हैं जिन्होंने मेरा इतना ख्याल रखा। शाम को मुंशी जी ने बताया कि सरकार ने याद किया है। मैं पूरे उत्साह के साथ तैयार हुआ और सरकार से मिलने के लिए मुंशी जी के साथ चल दिया। हम कई बरामदों से होते हुए आखिरकार सरकार के कमरे के दरवाजे तक पहुंचे। कमरे के दरवाजे पर एक रेशमी पर्दा पड़ा हुआ था, और वो रेशमी पर्दा उठाकर मुंशी जी ने मुझे अंदर बुलाया। और जैसे ही मैंने अंदर कदम रखा, मैं लड़खड़ाकर गिर पड़ा और आश्चर्यचकित रह गया। मेरे सामने सौंदर्य की एक ज्वाला जल रही थी जिसकी तुलना दुनिया में किसी भी सुंदरता से नहीं की जा सकती थी, और यही मेरी सरकार थी। उस रमणी ने पहले मुझसे मेरे सफर का हालचाल पूछा और फिर मुझे काम के बारे में समझाना शुरू किया। उसके पास दुनिया भर से न जाने कहां से पत्र आते थे जिनमें लोग अपनी समस्याओं का हल मांगते थे, और ये सुंदरी उन समस्याओं का अजीबोगरीब समाधान दिया करती थी। जैसे एक व्यक्ति ने लिखा, उसकी बेटी का विवाह नहीं हो पा रहा है। विवाह के लिए लोग दहेज और धन मांगते हैं। तो उसके उत्तर में इसने लिखवाया, उनको बोल दो अपनी लड़की का विवाह किसी मोटे वृद्ध सेठ से कर दे,
वो दहेज लेने के बजाय उल्टे तुम्हें बहुत सारा धन देगा। ऐसे ही एक व्यक्ति ने लिखा, मेरे बड़े भाई के मरने के बाद मैं उसकी सारी संपत्ति का मालिक बन बैठा था, परंतु अब उसका बेटा बड़ा हो गया है जो अब संपत्ति पर दावा करने के लिए तैयार है। अब मैं क्या करूं? उसके उत्तर में इसने लिखवाया, अपने भतीजे को अपने कपट प्रेम में फंसा लो और जब वो तुम्हारी बातों में आ जाए तो एक खाली स्टैम्प पर उसके हस्ताक्षर करवा लो और इसके पीछे पटवारी और अन्य कर्मचारियों के साथ मिलकर इस स्टैम्प पर जायदाद का बैनामा लिखवा लो। अगर एक लगाकर दो मिलते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं। मैंने कहा कि कहाँ का न्याय है? तो उसने कहा ये न्याय और नैतिकता की बातें ये सिर्फ धर्म और ज्ञान की किताबी बातें हैं। इनका संसार में कोई अस्तित्व नहीं है। मैं चुप हो गया। धीरे धीरे मैंने सारा काम समझ लिया और उसी तरह काम करता रहा जैसा उसने मुझे बताया था। मुझे यहाँ रहते रहते 1 महीने से अधिक हो गया, पर अब तक ये रहस्य न खुल सका कि ये सुंदरी कौन है, मैं किसका सेवक हूँ, इसके पास इतना अतुल धन, ऐसी ऐसी विलास की सामग्रियां कहाँ से आती हैं। जिधर देखता था ऐश्वर्य ही का आडंबर दिखाई देता था। मेरे आश्चर्य की सीमा न थी, मानो किसी तिलिस्म में फंसा हूं। मैं रोज काम के सिलसिले में उस स्त्री से मिलता रहा। मैं धीरे धीरे उसकी ओर खींचता चला जा रहा था। मैं उसकी अनैतिक बातों को भी मान लेता था। वो तर्क वितर्क करके मुझे उलझा ही लेती थी। एक शाम उस सुंदरी ने मुझे अपने पास बुलाया। मैंने अपने सर्वोत्तम कपड़े पहने और उसके पास चला गया। वो मुझे कुछ उदास दिखाई दी तो मैंने उसका हाल पूछा। सरकार का जी तो अच्छा है? उसने बड़े निराश भाव से कहा, जी हाँ, 1 महीने से एक कठिन रोग में फंस गई हूँ। अब तक किसी भांति अपने को संभाल सकी हूँ, पर अब ये रोग असाध्य होता जाता है। उसकी औषधि निर्दयी मनुष्य के पास है। वो प्रतिदिन मुझे तड़पते देखता है, पर उसका पाषाण हृदय जरा भी नहीं पसीजता। मैं इशारा समझ गया। सारे शरीर में एक बिजली सी दौड़ गई, सांस बड़े वेग से चलने लगी। संभव है जिसे आपने निर्दयी समझ रखा है वो भी आपको ऐसा ही समझता हो और भय से मुंह खोलने का साहस न कर सकता हो। सुंदरी ने कहा, तो कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे दोनों की आग बुझे। प्रियतम, अब मैं अपने हृदय की दहकती हुई विराग्नि को और नहीं छिपा सकती। मेरा सर्वस्व आपको भेंट है। मेरे पास वो खजाने हैं जो कभी खाली ना होंगे। मेरे पास वो साधन है जो आपको कीर्ति के शिखर तक पहुंचा देंगे। मेरे पास वो मंत्र है जिससे मैं समस्त संसार को आपके पैरों में झुका सकती हूँ। बस एक बार आप मेरा प्रेम स्वीकार कर लीजिए। आइए, मेरे हृदय से लिपटकर इस दाह क्रांति को शांत कीजिए। रमणी के चेहरे पर जलती हुई आग की सी कांति थी। वो दोनों हाथ फैलाए कामोन्मत्त होकर मेरी ओर बढ़ी। उसकी आंखों से आग की चिंगारियां निकल रही थी। परंतु जाने क्या हुआ, जिस प्रकार अग्नि से पारा दूर भागता है, मैं भी उसी प्रकार उसके सामने से एक कदम पीछे हट गया। मैंने कहा, मैं आपका तुच्छ सेवक हूँ, इस महान आदर का पात्र नहीं। मैं शीघ्र ही अपने कमरे में चला आया। मुझे ऐसा मालूम हुआ कि किसी अग्निकुंड में गिरते गिरते बचा हूं। कोई गुप्त शक्ति मेरी सहायक हुई है। थोड़ी देर बाद एक तेजस्वी वृद्ध पुरुष अंदर आए। वो मेरे कमरे के पास वाली झील के सामने बने झोपड़े में ही रहते थे और कभी कभी महल आया करते थे। और ना जाने क्यों वो सुंदरी उनको देखकर डर जाती थी और मुझसे भी उनसे बात ना करने के लिए कहती थी। उन्होंने मुझसे कहा, तुम एक बड़ी मुसीबत से बच गए हो। तुम्हारे कुछ अच्छे कर्मों की वजह से तुम उस स्त्री के प्रेम के ज्वालामुखी में नहीं गिरे। अब ध्यान से सुनो और सचेत हो जाओ। मैं तुम्हें चेतावनी देने के लिए यहाँ आया हूँ। तुम्हारे ऊपर एक घोर विपत्ति आने वाली है। तुम्हारे लिए इस समय इसके सिवाय और कोई उपाय नहीं है कि यहाँ से चले जाओ।
यदि मेरी बात न मानोगे तो जीवन पर्यंत कष्ट भोगोगे और इस माया जाल से कभी मुक्त ना हो सकोगे। अगर वो एक बार तुमसे प्रेमालिंगन कर लेती तो तुम फिर कहीं के नहीं रहते। तुम उसी दम उसके अजायब खाने में भेज दिए जाते। मैं कुछ समझ ना पाया तो वो बोले, चलो इस अजायब घर की सैर करो, तब तुम समझोगे कि आज किस आफत से बचे हो। ये कहकर महात्मा जी ने दीवार में एक बटन दबाया। तुरंत एक दरवाजा निकल आया। ये नीचे उतरने की सीढ़ी थी। घोर अंधकार में कई कदम उतरने के बाद एक बड़ा सा कमरा नजर आया। उसमें एक दीपक टिमटिमा रहा था। वहां मैंने जो घोर विभत्स और हृदय विदारक दृश्य देखे उसका स्मरण करके आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इटली के अमर कवि डैंडी ने नरक का जो दृश्य दिखाया है उससे भी कहीं भयावह, रोमांचकारी और नारकीय दृश्य मेरी आंखों के सामने उपस्थित था। सैकड़ों विचित्र देहधारी नाना प्रकार की अशुद्धियों में लिपटे हुए भूमि पर पड़े कराह रहे थे। उनके शरीर मनुष्यों के से थे, लेकिन चेहरों का रूपांतरण हो गया था। कोई कुत्ते से मिलता था, कोई गिदड़ से, कोई बन बिलाव से, कोई सांप से। वो सब विचित्र देहधारी एक दूसरे को खा रहे थे, मार रहे थे, तड़प रहे थे, चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे। वहाँ मुझे उस जगह उस स्त्री का रहस्य पता चला। वो कोई साधारण स्त्री नहीं थी, बल्कि एक पिशाचिनी थी। वो पुरुषों को अपने प्रेम जाल में फंसाकर उन्हें इस नरक में धकेल देती थी, जहाँ से वे कभी वापस नहीं आ पाते थे। वो जिस पर रिझती थी उनकी यही गति बनाती थी। यही उसका प्रेम था। मुझसे और ना देखा गया और मैं भागकर अपने कमरे में आ गया। मेरी सांस अटक गई थी। मैं ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहा था। मुझे उल्टी आ रही थी। उन तेजस्वी पुरुष ने मुझसे कहा, तुम शीघ्र यहाँ से भाग जाओ, अभी तो बच नहीं पाओगे। मैं तुरंत महल से निकल पड़ा। कभी कभी पीछे मुड़कर देखता, जैसे मुझे कोई खींच रहा हो, पर मैं भागता रहा। फिर मेरी आत्मा ने मेरी इंद्रियों पर विजय पा ली और मैं भागता रहा। पीछे मुड़कर देखता, फिर भागता। घने जंगल आए, कीचड़ आया, मैं गिरता पड़ता रहा, लेकिन भागता रहा। भागते भागते मुझे पता ही नहीं चला मैं कब घर पहुंच गया और मैंने खुद को बिस्तर पर बेहोश पाया। जब मेरी आंख खुली तो मेरे दोस्त मुझे घेरे खड़े थे। मैंने उन्हें पूरे 1 महीने का वाकया बताया, लेकिन उन्हें मेरी बातों पर विश्वास ही नहीं हुआ। वे कहते, 1 महीना? अरे तो 1 मिनट के लिए भी यहाँ से कहीं नहीं गया। और आज भी वो मुझे प्राइवेट सेक्रेटरी कहकर मजाक उड़ाते हैं। बोलते हैं, और जाओ बिना दोस्तों को बताए नौकरी करने। मैंने भी सोचा मुझे इस बात को एक भयानक सपना समझकर भूल जाना चाहिए। आशा है आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर हाँ तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कहानी को शेयर करें। धन्यवाद।